हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीओ एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। ये जो आपकी बुक है जो आपकी एनईपी के अंतर्गत है, ये आपकी सेकेंड सेमेस्टर की होने वाली है। सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम, हिंदी में इसका नाम है युगों से दिल्ली, औपनिवेशिक से समकालीन समय तक। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि इन वीडियोस के माध्यम से आप लोग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे। यानी हम इन वीडियोज़ में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं फुल बुक के, उन्हें कवर करेंगे, चाहे आपने बुक पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो। बट अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से देख लिए तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके कई पार्ट हो सकते हैं जिनमें हम इन्हें कवर करेंगे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप आने वाले जो वीडियोस हैं उन्हें भी देख पाएँ। चलिए फिर बिना देरी करें हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 19वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली में सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की चर्चा कीजिए। यानी 19वीं शताब्दी के दौरान जो दिल्ली है उसमें सांस्कृतिक और जो सामाजिक जीवन है वो किस तरह से था, ये आपको बताना है। तो पहले हम देखेंगे भूमिका। भूमिका में आप लिखेंगे 19वीं शताब्दी के कालखंड भारतीय इतिहास के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 19वीं शताब्दी, चाहे हम उसे सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक दृष्टि से देख लें। ठीक है, इस समय दिल्ली ने केवल मुगल साम्राज्य का ऐतिहासिक केंद्र थी, बल्कि एक सांस्कृतिक नगर के रूप में भी उसकी प्रतिष्ठिता थी। यानी इस टाइम पे दिल्ली जो है वो सिर्फ मुगलों की शासन या मुगलों का इतिहास नहीं था, बल्कि ये सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली का स्वरूप काफ़ी हद तक बदल गया था, फिर भी इस युग में यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक गतियों ने भारतीय पुनर्जागरण की नींव रखी। यानी देखिए, 1857 के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं उसको भारतीय पुनर्जागरण ने यहाँ की नींव रखी, या भारतीय पुनर्जागरण की नींव रखी थी यहाँ ने, भारतीय पुनर्जागरण ने नींव रखी थी यहाँ की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सांस्कृतिक जीवन, कि यहाँ का सांस्कृतिक जीवन कैसा था। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे उर्दू साहित्य और शायरी का केंद्र। किस तरह से ये उर्दू साहित्य और शायरी का केंद्र था, तो इसमें आप लिखेंगे 19वीं सदी में दिल्ली उर्दू साहित्य का प्रमुख केंद्र बनकर उभरी। यानी 19वीं सदी आते आते दिल्ली जो थी वो उर्दू साहित्य का प्रमुख केंद्र बन गई थी। मिर्ज़ा गालिब, मोमिन खान मोमिन और बहादुर शाह जफर जैसे शायरों ने न केवल कविताओं को लोकप्रिय बनाया बल्कि इसे आम जनता की आवाज़ भी बनाया। यानी देखिए, इनका नाम तो आपने सुना भी होगा, मिर्ज़ा गालिब, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी शायरियों के लिए। इन्होंने, और जो और भी हैं, मीर खान मीर हो गए और जो बहादुर शाह जफर हैं, इन्होंने इसे न केवल इन्होंने लोकप्रिय बनाया बल्कि जो आम जनता है उनकी ज़बान तक यह ज़बान बनाया। इसका मतलब है कि जो आम जनता के लोग थे वो भी ऐसी शायरी या फिर इनकी जो बोल थे वो बोलने लगे थे। गालिब की शायरी आज भी उर्दू साहित्य की धरोहर मानी जाती हैं। आज भी अगर आप उर्दू साहित्य पढ़ेंगे तो वहाँ आपको गालिब डेफिनेटली पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि 12th के बाद भी हम गालिब को पढ़ते हैं। गालिब जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं उर्दू साहित्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे संगीत और नृत्य की परंपरा। किस तरह से संगीत और नृत्य की परंपरा, इसमें आप लिखेंगे दिल्ली में दरबारी संगीतों का विशेष महत्व था। हालांकि 1857 के बाद मुगल दरबार समाप्त हो गया, परंतु संगीत की परंपरा जीवित रही। कथक नृत्य, गज़ल गायकी और शास्त्रीय संगीत की मिलें आम थी। यानी देखिए, जो दिल्ली दरबार है या फिर दिल्ली जो वो है, इसमें दरबारी जो संगीत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 1857 के विद्रोह या 1857 के बाद ये चीज़ें कम हो गई थी, लेकिन अभी भी जो नृत्य हो गया या फिर गज़ल गायकी हो गए या फिर शास्त्रीय जो संगीत है उसका महत्व बरकरार रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हुनर और कारीगरी। किस तरह से दिल्ली की पारंपरिक कारीगर जैसे जरी का काम,
कलमकारी और हाथ से बनने वाली वस्तुएं इस युग में काफ़ी प्रसिद्ध थी। यानी इस टाइम पे जो दिल्ली में कार्य होते थे जो हाथ से थे, यानी जरी का काम ही हाथ से किया जाता है। आपने अभी बहुत देखा होगा कि लड़कियों के खासकर जो ट्रेंड में कपड़ों पे कढ़ाई होती है, बॉयज़ के भी होती है, कुर्ते वगैरह पे हम देख सकते हैं, शेरवानी वगैरह पे जो कढ़ाई की जाती है वो हाथ से की जाती है। तो वही जो काम होता है वो जरी का काम होता है। और जो हमारे हाथ की जो वस्तुएं बनाने वगैरह हो गए, ये काम जो थे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। कश्मीरी, मुगल और स्थानीय शैली के सम्मेलन से एक समृद्ध शिल्प परंपरा विकसित हुई थी। यानी कश्मीरी, मुगल स्थापत्य, इन सभी से एक मिश्रित जो शिल्प शिल्प स्थापत्य है वो विकसित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मुद्रण और प्रकाशन किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे 19वीं शताब्दी में प्रेस की शुरुआत ने सांस्कृतिक जीवन को नई दिशा दी। दिल्ली कॉलेज में जुड़े विद्वानों ने उर्दू और फारसी में अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया। दिल्ली उर्दू अखबार जैसे प्रशासनों ने बौद्धिक विमर्श को बढ़ावा दिया। यानी देखिए 19वीं शताब्दी में ही जो प्रेस है, यानी जो हमारे अखबार वगैरह हैं वो छपने शुरू हुए, जिसकी वजह से जो उर्दू का ट्रांसलेशन है वो भी होने लगा। दिल्ली उर्दू अखबार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक जीवन किस तरह से। जो सामाजिक जीवन था, सामाजिक जीवन में आप लिखेंगे समाज में वर्ग भेद किस तरह से। जो समाज है उसमें वर्ग भेद थे। इसमें आप लिखेंगे दिल्ली में सामाजिक संरचना परंपरागत जाति व्यवस्था पर आधारित थी। उच्च जाति सामाजिक रूप से प्रभावशाली थी, जबकि निम्न वर्ग के लोगों को कई प्रकार की सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। यानी उच्च वर्ग के लोगों के साथ तो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन निम्न वर्ग के लोगों को कई प्रकार की जो सामाजिक प्रतिबद्धता है या सामाजिक जो बाधाएं हैं उनका सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा और सुधार आंदोलन। क्या क्या शिक्षा और सुधार आंदोलन हो रहे थे। इसमें आप लिखेंगे दिल्ली कॉलेज, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 1825 में हुई थी, के माध्यम से आधुनिक शिक्षा का प्रचार हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक अहम कदम था या अहम जो केंद्र बन गया था। इसमें एक नए माध्यम वर्ग का उदय हुआ। यानी इसी के अंदर जो नया माध्यम वर्ग था उसका भी उदय हुआ, जिसने सामाजिक सुधार की दिशा में कदम आगे बढ़ाया या कदम बढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे महिला की स्थिति। यानी इस टाइम पे जो महिलाएं थीं उनकी स्थिति कैसी थी। तो 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति परंपरागत रूप से सीमित थी, परंतु शिक्षा और सुधार आंदोलन का प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगा। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ सामाजिक चेतना उभरने लगी। यानी महिलाओं की स्थिति हम ये नहीं कह सकते बहुत अच्छी थी, परंपरागत रूप से सीमित ही थी। और जो अब आंदोलन हो रहे थे उनका प्रभाव देखने लगा था। किस तरह से जो बाल विवाह थे, पर्दा प्रथा थी और जो सती प्रथा थी, ये जो कुप्रथाएं थी इनका जो खिलाफ आवाज़ उठने लगी थी, ये थोड़ी कम होने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक सह अस्तित्व। किस तरह से धार्मिक सह अस्तित्व था। इसमें आप लिखेंगे दिल्ली बहुधार्मिक शहर था। हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य समुदाय यहाँ सह अस्तित्व में रहते थे। हालांकि कभी कभी सांप्रदायिक तनाव भी उत्पन्न होता था, पर अधिकांश समय सांस्कृतिक सम्मेलन की भावना विद्यमान रही। यानी देखिए जो हमारा भारत है या ये कहें दिल्ली की बात नहीं हो रही है, यहाँ पूरे अगर हम भारत की बात करें तो हमारे भारत में हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए और अन्य कई कास्ट या कई जो धर्म है वो साथ में रहते हैं। कभी कभी तनाव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, पर हमेशा नहीं। हमेशा जो है कि सांस्कृतिक और जो सम्मिलित होती है और जो एक तरह से प्रेम भावना होती है उसके साथ में रहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे 19वीं शताब्दी का दिल्ली का सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन परंपरा और परिवर्तन का मिश्रण है, क्योंकि हम इसमें परिवर्तन भी देख सकते हैं और परंपरा भी देख सकते हैं। तो उसका ये मिश्रण है एक, और यह मुगल सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए था, वहीं दूसरी ओर यह अंग्रेजी शासन और आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था। यानी एक तरफ देखें तो मुगल शासन को ये संजोए हुए अपने साथ चल रहा था, लेकिन दूसरी ही तरफ देखें तो अंग्रेजी शासन के साथ ये आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था। यह समय सामाजिक सुधार, शिक्षा के प्रसार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत का प्रतीक है। यानी इसको हम पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। किस तरह से, क्योंकि इसमें जो हमारे शिक्षा है और जो सुधार है, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, वो हम देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी की दिल्ली न केवल एक ऐतिहासिक नगर रही, बल्कि एक जीवित सांस्कृतिक केंद्र भी थी, जिसमें आधुनिक भारत की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि इस टाइम पे 19वीं शताब्दी में बहुत सारे दिल्ली में परिवर्तन हो रहे थे।
इसी परिवर्तन या ये जो परिवर्तन हुए थे उन्हीं की वजह से आज की दिल्ली बन पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजधानी जो कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने के कारण की विवेचना कीजिए। यानी जो राजधानी थी उसको कलकत्ता से जो दिल्ली स्थानांतरित किया गया था वो क्यों किया गया, क्या वजह थी कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई राजधानी। पहले हम देखेंगे भूमिका। भूमिका में आप लिखेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान कलकत्ता 1772 से 1911 तक भारत की राजधानी रहा। यानी जो कलकत्ता है वो इतने से इतने तक भारत की राजधानी रहा। यह न केवल प्रशासनिक केंद्र था बल्कि व्यापार और राजनीतिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र था। यानी ये जो है ये सिर्फ प्रशासनिक रूप से नहीं बल्कि व्यापार और राजनीतिक गतिविधियों के रूप से भी इम्पोर्टेंट था। लेकिन 1911 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया और ये जो निर्णय था ये 1911 में लिया गया कि अब कलकत्ता को हटा के दिल्ली को राजधानी बना दिया जाए। यह निर्णय केवल भौगोलिक परिवर्तन नहीं था बल्कि इसके पीछे अनेक राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक कारण भी थे। यानी ये सिर्फ भौगोलिक परिवर्तन के कारण नहीं हुआ था बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और प्रशासनिक और सांस्कृतिक भी कारण थे। अब क्या क्या कारण थे वो हम देखेंगे। राजनीतिक स्थिरता के प्रमुख कारण, यानी राजनीतिक स्तर पर देखें तो क्या कारण थे उनके बारे में आप लिखेंगे। पहला आप लिखेंगे भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे कलकत्ता भारत के पूर्व किनारे पर स्थित है। पूर्व किनारे का मतलब है कि कलकत्ता जो है, जैसे कि ये भारत है, ये भारत का हमारा ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर हमारा कलकत्ता स्थित है। अब देखिए ये जो कलकत्ता है ये यहाँ पर है और दिल्ली है हमारा यहाँ पर। अब देखिए ये पूरा ही कोने में आ जाता है, एक तरह से हम इसको कोने में पूर्व इलाके में देख सकते हैं, जिससे पूरे भारत पर नियंत्रण करना कठिन हो रहा था। दिल्ली देश के अधिक केंद्र भाग में स्थित है, जिससे पूरे उपमहाद्वीप का प्रशासनिक चलाना अधिक सुविधाजनक और प्रभावशाली बन सकता है। किस वजह से, क्योंकि देखिए ये जो हमारा भारत है, इस तरह से मुझे इतना परफेक्ट बनाना नहीं आता, आप समझ जाइए कि यहाँ हमारा कलकत्ता है और यहाँ हमारी दिल्ली है। तो देखिए कलकत्ता जो है वो कोने में पड़ जाता है यहाँ पर, तो इसी वजह से इसको हटा के, क्योंकि पूरे देश पर यहाँ से जो शासन है वो नहीं किया जा रहा था, इसीलिए दिल्ली को बनाया गया है, क्योंकि दिल्ली केंद्र में आ जाता है ताकि पूरे भारत पर सही से शासन किया जा सके। ठीक है, एक तो ये कारण था। दूसरा आप लिखेंगे राजनीतिक असंतोष और बंग भंग आंदोलन। किस तरह से जो राजनीतिक असंतोष है और बंग भंग जो आंदोलन है किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे बंगाल विभाजन 1905 के बाद कलकत्ता राजनीतिक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया। यानी बंगाल के विभाजन के बाद जो कलकत्ता है वो राजनीतिक आंदोलन और विरोध का केंद्र बन गया था। स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस की तीव्र गतियों ने ब्रिटिश सरकार को असहज कर दिया। दिल्ली को राजधानी बनाकर वह इस राजनीतिक दबाव से दूर रहना चाहते थे। यानी देखिए अब इस टाइम बहुत सारे आंदोलन या फिर ये कहें बहुत ज़्यादा जो दबाव था वो पड़ रहा था अंग्रेज़ों पे, और इसी दबाव को बचने के लिए, इस दबाव से बचाने के लिए उन्होंने पूरी राजधानी को ही कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली बना दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे जो कारण है वो आप लिखेंगे ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक महत्व। किस तरह से दिल्ली भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा। यह कई महान साम्राज्यों, खासकर मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। देखिए ये जो दिल्ली है वो कई महान साम्राज्यों का शासन रहा था, या फिर जैसे अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करें तो ये राजधानी रही थी। दिल्ली को राजधानी बनाना ब्रिटिश साम्राज्य की उत्तराधिकारी के रूप में स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रतीकात्मक प्रयास था। यानी इन्होंने दिल्ली को ही इसलिए बनाया ताकि ये उत्तराधिकारी के रूप में, कि हाँ ये जो है ये एक तरह से जो मुगल हैं उनके उत्तराधिकारी के रूप में सामने आए। इसी वजह से इन्होंने दिल्ली को चुना था, वरना और भी तो जगह थी वो वहाँ को भी चुन सकते थे, यही कारण था। ठीक है, नेक्स्ट अब आप इसमें लिखेंगे कारण में ब्रिटिश सत्ता का पुनर्संयोजन। किस तरह से ब्रिटिश शासन ने अपने प्रभुत्व को नए रूप से प्रस्तुत करते हुए राजनीतिक स्थानांतरण का प्रयोग किया। वह दिल्ली को एक शाही शहर के रूप में पुनर्निर्मित करना चाहते थे, जिससे उनके शासन की वैधता और
प्रतिष्ठिता और अधिक मजबूत हो सके, ताकि जो इनके शाही शासन है उसकी जो वैधता है वो अधिक प्रभावी या फिर प्रतिष्ठित हो सके और उनको जो प्रभाव है वो अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण। आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण में आप लिखेंगे दिल्ली उत्तर भारत के कई प्रमुख शहरों से निकटता के कारण व्यापार और संचार के लहजे से अधिक सुविधाजनक थी। यह भारत के अन्य हिस्सों पंजाब, मध्य भारत, राजस्थान आदि से अधिक जुड़ी हुई थी। ये भी कारण था कि इसी को राजधानी बनाया, क्योंकि अब हम पंजाब, मध्य भारत और जो राजस्थान है उसके भी पास आ गए थे, जो कि व्यापार करने में सुविधाजनक था। ठीक है, नेक्स्ट कारण आप लिखेंगे 1911 का दिल्ली दरबार। किस तरह से 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और हैरी के भारत आगमन के अवसर पर दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था 1911 में। ऐसी ऐतिहासिक दरबार में ये घोषणा की गई कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली होगी। यानी ये घोषणा तभी कर दी गई थी जब ये लोग भारत में आए थे। क्या अब जो राजधानी है वो कलकत्ता से हटाकर दिल्ली होगी। यह घोषणा औपनिवेशिक शाही प्रभाव को दिखाने का महत्वपूर्ण प्रयास था कि जो औपनिवेशिक दबाव है या शाही प्रभाव है उसको दिखाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे स्थानांतरण का प्रभाव। यानी अब जो हमारी चेंज हो गई थी, स्थानांतरण हो गया था दिल्ली का, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसमें आप लिखेंगे नई दिल्ली का निर्माण। 1912 में नई दिल्ली की योजना सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जैसे आर्किटेक्ट्स द्वारा दिल्ली के पुनर्गठन की दिशा में प्रयासों पर चर्चा कीजिए। दिल्ली के पुनर्गठन की दिशा में प्रयासों पर चर्चा करे बनाई गई। 1931 में नई दिल्ली को औपचारिक रूप से उद्घाटित किया गया। यानी 1931 में जो नई दिल्ली है उसे औपचारिक रूप से उद्घाटित यानी दिल्ली की राजधानी यानी नई दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। अब हम देखेंगे राजनीतिक गतिविधियों का केंद्रीकरण। किस तरह से राजधानी बदलने के साथ ही राजनीतिक दलों, प्रशासनिक संस्थाओं और नौकरशाही का केंद्रीकरण दिल्ली हुआ था। यानी अब जब राजधानी ही बदल गई तो जो हमारे राजनीतिक दल हो गए, प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, नौकरशाही हो गई, सभी का केंद्र दिल्ली हो गया था। कलकत्ता की भूमिका में परिवर्तन। यानी जो कलकत्ता था पहले जो राजधानी की भूमिका निभा रहा था, अब उसमें किस तरह से परिवर्तन हुआ। कलकत्ता की प्रशासनिक महत्वता कम हो गई, लेकिन वह आज भी एक प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बना हुआ है। यानी उसका जो प्रशासनिक महत्व था वो तो कम हो गया, लेकिन उसकी जो सांस्कृतिक और व्यावसायिक केंद्र था वो आज भी मौजूद है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना केवल एक स्थान परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश शासन की प्रासंगिक रणनीतिक, राजनीतिक उद्देश्य और सांस्कृतिक प्रतीकों के पुनर्निर्माण का हिस्सा था। यानी देखिए, कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाना ये सिर्फ एक स्थान को चेंज करना नहीं, बल्कि जो ब्रिटिश हैं उनकी जो प्रशासनिक रणनीति है, राजनीतिक उद्देश्य है और जो सांस्कृतिक प्रतीक है, इन सभी का परिणाम था। दिल्ली को राजधानी बनाकर ब्रिटेन ने अपने शासन को अधिक प्रभावी बनाने और स्वदेशी आंदोलनों से दूरी बनाने का प्रयास किया था। इस निर्णय ने भारतीय राजनीति और प्रशासन इतिहास में एक नया अध्ययन जोड़ा, जिसकी गूंज आज भी देखी जा सकती है। इसी की वजह से जो दिल्ली है उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली के पुनर्गठन की दिशा में प्रयासों पर चर्चा कीजिए। यानी जो दिल्ली का पुनर्गठन हो रहा था इसकी दिशा में जो प्रयास किए गए थे उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। तो पहले हम देखेंगे भूमिका में आप लिखेंगे दिल्ली भारत की ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी रही है। यानी ये हमारे ऐतिहासिक, राजनीतिक और संस्कृति भी राजधानी रही है। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति और उसके पश्चात तक दिल्ली के स्वरूप में कई परिवर्तन आए। विशेषकर स्वतंत्रता के बाद दिल्ली को एक आधुनिक राजनीति के रूप में पुनर्गठित करने की दिशा में अनेक योजनाएं और प्रयास किए गए। यानी देखिए 1857 के बाद दिल्ली जो राजधानी थी या ये कहें दिल्ली का जो स्वरूप था उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हम परिवर्तन देख सकते हैं। इन प्रयासों ने न केवल दिल्ली की भौगोलिक संरचना को बदला, बल्कि इसके प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को भी नया रूप दे दिया। यानी इसके बाद में जो दिल्ली है वो भौगोलिक संरचना के साथ ही नहीं, बल्कि उसके जो प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे हैं उनमें भी हम परिवर्तन देख सकते हैं। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं।
इसमें आप लिखेंगे औपनिवेशिक काल का पुनर्गठन। किस तरह से औपनिवेशिक काल का पुनर्गठन हुआ, इसमें आप लिखेंगे नई राजधानी के निर्माण की योजना। किस तरह से 1911 में जब ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा की, तब दिल्ली के पुनर्गठन की औपचारिक शुरुआत हो गई थी, क्योंकि अब ये औपचारिक रूप से केंद्र बन गया था। 1912 से 1931 के बीच नई दिल्ली की योजना बनाई गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि शहरी और सुव्यवस्थित प्रशासनिक केंद्र का निर्माण करना। यानी देखिए 1912 से 1931 के बीच पहले तो दिल्ली थी, पर नई दिल्ली की स्थापना करने की जो योजना थी वो बनने लगी, ताकि जो शहरी और सुव्यवस्थित प्रशासनिक केंद्र है वो बन सके। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आर्किटेक्ट्स सर एडमंड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने नई दिल्ली शहर का नक्शा तैयार किया, जिसमें डायमंड रोड, सरकारी भवन, संसद भवन आदि प्रमुख थे। यानी इन्होंने ही जो नई दिल्ली है उसका जो मैप है वो तैयार किया था, जिसमें इन्होंने जो साइबर रोड है, सरकारी भवन है और जो संसद है उसका जो एक तरह से नक्शा है वो तैयार किया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली का विभाजन। किस तरह से पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली का विभाजन हुआ, इसमें आप लिखेंगे पुनर्गठन के तहत पुरानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद की संकरी गलियों और भीड़भाड़ के स्थान पर नई दिल्ली को सुव्यवस्थित और नियोजित राजधानी के रूप में बसाया गया है। यानी देखिए जो पुरानी दिल्ली है उसमें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी गलियां हैं, भीड़भाड़ वाला इलाका है, तो उसी को ध्यान में रखकर नई दिल्ली को सुव्यवस्थित और नियोजित तरीके से बनाया गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद पुनर्गठन। किस तरह से स्वतंत्रता के बाद पुनर्गठन हुआ, इसमें आप लिखेंगे 1947 में शरणार्थी पुनर्वास। किस तरह से भारत पाक विभाजन के समय दिल्ली में लाखों शरणार्थी पश्चिम पंजाब और सिंध से आ गए थे, ठीक है। उनके लिए पुनर्वास कॉलोनियों जैसे लाजपत नगर, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, किंगवेज कैंप आदि का निर्माण किया गया था। यानी ये जो कॉलोनीज हैं ये तभी बनाई गई थी। यह दिल्ली के सामाजिक ढांचे में बड़े पैमाने पर बदलाव का कारण था, क्योंकि पहले जो था वो दिल्ली को इसलिए बसाया जाता ताकि छोटी छोटी गलियां ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, आराम से सुव्यवस्थित तरीके से रह पाए। और जब लोग ही आ गए तो अब भीड़ भाड़ तो होगी, तो इस वजह से ये दिल्ली का जो सामाजिक ढांचा था उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन या फिर ये कहें बदलाव का कारण बना। अब हम देखेंगे प्रशासनिक पुनर्गठन। किस तरह से आप इसमें लिखेंगे दिल्ली को 1956 में केंद्रीय शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यानी दिल्ली को 1956 में केंद्र शासित जो प्रदेश है उसका दर्जा मिल गया था। हालांकि इसके पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, यानी इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था। फिर भी इसे उपराज्यपाल और दिल्ली मेट्रोपोलिटन काउंसिल जैसी संस्थाओं के माध्यम से प्रशासन किया गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे शहरी नियोजन संस्थाओं का गठन। किस तरह से शहरी नियोजन जो संस्थाएं हैं उनका गठन हुआ, इसमें आप लिखेंगे दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA की स्थापना 1957 में की गई, जिसका उद्देश्य था योजनाबद्ध और नियंत्रण विकास, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे DDA मास्टर प्लान के माध्यम से दिल्ली के आवास, परिवहन, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक सुधारों का पुनर्गठन करवाया गया या किया गया, ताकि सभी चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आधुनिक दिल्ली का विकास। जो आधुनिक दिल्ली है उसका विकास 1990 में जाके हुआ था। नई शहरी परियोजना और दिल्ली मेट्रो। किस तरह से 1990 के दशक में जनसंख्या विस्फोट, ट्रैफिक और प्रदूषण के कारण दिल्ली में बड़ी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि सभी चीज़ों को कंट्रोल में किया जा सके। दिल्ली मेट्रो जो कि 2002 में आरंभ हुई थी, ने दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह बदल दिया। जब से दिल्ली मेट्रो आई है तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो सार्वजनिक परिवहन है उसने पूरी तरह से उसे बदल दिया था, जो कि आई थी हमारी 2002 में। फ्लाईओवर, रिंग रोड, बस स्टैंड, ट्रांजिट सिस्टम जैसी योजनाओं ने दिल्ली को एक आधुनिक महानगर में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि ये सारी ही जो चीज़ें हैं एक तरह से आधुनिक जो महानगर हैं उसमें ही पाई जाती हैं, और इन्होंने दिल्ली को परिवर्तित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक पुनर्गठन। इसमें आप लिखेंगे 1991 में 1960वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली NCT घोषित किया गया। अंतर्गत दिल्ली को एक विधानसभा मिली और मुख्यमंत्री का पद भी
सृजित हुआ, यानी इसी के बाद में जो विधानसभा मिली थी दिल्ली को और मुख्यमंत्री का पद भी मिल गया। हालांकि कानूनी व्यवस्था, पुलिस और भूमि सभी अभी भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, जिसका प्रशासनिक टकराव भी स्थिरता समय समय पर उत्पन्न होता रहता है। यानी अभी भी सारी चीज़ें जो पुलिस है और जो कानूनी व्यवस्था है वो केंद्र के पास ही होती है, लेकिन इसका हम थोड़ा कभी कभी समय के साथ में जो टकराव है वो भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, दिल्ली का पुनर्गठन एक जटिल, बहुस्तरीय और दीर्घकालीन प्रक्रिया रही। यह न केवल एक शाही राजधानी से लोकतांत्रिक स्तर के केंद्र में परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि यह समाज विधियां, शहरी नियोजन और प्रशासनिक नवाचार का भी उदाहरण है। दिल्ली आज जिस स्वरूप में है, एक गतिशील, आधुनिक और चुनौतीपूर्ण महानगर, वह विभिन्न पुनर्गठनों प्रयासों का परिणाम है। यानी आज हम जिस रूप में दिल्ली को देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा पुनर्गठन या फिर बहुत ज़्यादा प्रयासों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य इसे देश की राजधानी, सांस्कृतिक और प्रशासनिक राजधानी के रूप में मजबूत करना था। इसी वजह से दिल्ली में इतनी सारी चीज़ें लाई गई, इतनी सारी सुविधा दी गई, ताकि इसे एक देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक राजधानी के रूप में मजबूत किया जा सके। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आके होंगे। अगर कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम वीडियो नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आपने अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो आपके फ्रेंड्स भी देख पाएँ और आप भी देख पाएँ और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। एंड फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरी इंस्टाग्राम ID को चेकआउट कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।